हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का। और ये ऑफिशियल आंसर किसे होगा, इसमें हम लोग ये भी बात करेंगे किन प्रश्नों पे आप लोग आपत्ति कर सकते हैं। और हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको यदि कुछ किसी प्रश्न पे लग रहा है कि हाँ इस पे आपत्ति हो सकती है, आपके पास सोर्स अवेलेबल है, तो निश्चित तौर पे आप आपत्तियाँ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति करें। आप इस चक्कर में ना रहें कि दूसरे लोग करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप आपत्तियाँ करेंगे तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि वो उसको जो है रीचेक करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपत्ति नहीं कर रहे हैं, आप एक दूसरे के चक्कर में रहें, तो उसमें ये समस्या हो जाती है कि वो देखते हैं कि जैसे 10-20 लोग या 50 लोग किए हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा इशू नहीं है। ठीक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपत्तियाँ कीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे इस पे आपको मेल करना है जो आपको साक्ष्य है, और मेल करने के बाद हार्ड कॉपी जो है आयोग को भेजनी भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस फॉर्मेट में आपको करना है। फॉर्मेट हालांकि आयोग ने नहीं डिसाइड किया है, लेकिन ये लोक सेवा आयोग का जो जीआईसी का आप लोग ऑब्जेक्शन किए होंगे, तो इसी फॉर्मेट में आप करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपका एक विषय का है या भूगोल इतिहास, जिस भी विषय से आप हैं, ठीक, तो सभी विषयों का इसका फ़ायदा मिलेगा। इसीलिए इसको दोबारा दिखा रहे हैं। हो सकता है कि जिन लोगों ने फर्स्ट पेपर का जैसे 30 क्वेश्चन वाला जो वीडियो है वो नहीं देखे हैं, तो आप जाके बैक में देख लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले यानी 2 घंटे के आसपास जो अपलोड किया गया है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं कि ऑफिशियल से क्या क्या रहा है आंसर, और जिसमें भी आपको इशू लगे आप बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न जो दिया है कि अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अल नीनो एक ठंडी समुद्री धारा, ये ठंडी नहीं बल्कि गर्म है। ठीक, तो इसलिए ये आपका रंग हो जाता है। उसके बाद देखिए दिया यह दिसंबर माह क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर प्रकट होती है, तो ये बात सही है। तो इसलिए 2 विकल्प आपका 2 नंबर का सही हो जाएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज रिच इन पोटास बट पुअर इन फास्फोरस, यानी कि कौन सा जो है पोटास में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस में कम है। ठीक, विकल्प में है ब्लैक सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, लेटेराइट है। तो यहाँ पे देखिए जलोढ़ इन्होंने आंसर दिया है आयोग ने। तो हालांकि कई जैसे लाल पीली का भी दिया गया है, एनसीईआरटी भी आपका लाल पीली देता है। ठीक, और भी अन्य किताबों में आपका अलग अलग मिलता है। तो जो एनसीईआरटी हो गया, या आपको सबिन सर की मिल जाए, या माजिद हुसैन की मिल जाए, या आरसी तिवारी सर की किताब में मिल जाए, तो उसको आप ये सोर्स के तौर पे दे सकते हैं। ठीक, तो संभवतः इस प्रश्न को या तो डिलीट कर देंगे या एक से अधिक उत्तर इसमें सही कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्वत दर्रा जो है लद्दाख में स्थित है। तो ये देखिए बनिहाल है, खारदुंगला है, फोटुला है, जिलेपला है। तो ये आपका खारदुंगला जो है इसमें सही आंसर है। अगला, हाउ लॉन्ग इज लेंथ ऑफ द इक्वेटर ड्रॉन फॉर इंटायर ग्लोब ऑन द गाल्स प्रोजेक्शन, यानी गाल के प्रोजेक्शन संपूर्ण ग्लोब के लिए गाल प्रक्षेप में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी बड़ी बनाई जाती है। ठीक, तो ये भूमध्य रेखा की लंबाई से रिलेटेड जो प्रश्न है ये आपका मर्केटर के बारे में भी पूछा जाता है, और यहाँ पे आपका संपूर्ण ग्लोब पे या गाल प्रक्षेप में पूछा ही गया है। यानी कि ये जो पूरा प्रश्न है ये आपके यूजीसी नेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई के बराबर जो है भूमध्य रेखा की लंबाई गाल प्रक्षेप पे होती है। अगला है कि यहाँ पे आपको मैच कराना है, ठीक, सूची 1 और 2 को। तो इसमें देखिए आपका तांबा लौह एक खनिज दिया, जस्ता है, सोना, हट्टी, बादाम पहाड़ी और खेतड़ी है, जावार है। तो ये एक तरफ खादान दिए गए, दूसरी तरफ उनके खनिज के नाम हैं। ठीक, तो तांबा आपका खेतड़ी खानों से हो गया। उसके बाद आपका लोहा जो है बादाम पहाड़, और जस्ता आपका जवार, सोना आपका हट्टी। ठीक, अब इसको आपको क्या करना है, आप ये करिए, जो लोग मान लीजिए आप जिन्होंने ने एग्ज़ाम नहीं दिया है या जिनका यूजीसी का एग्ज़ाम है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से जिस से रिलेटेड, जैसे तांबा से संबंधित भारत में जो खाने हैं उसको देख लीजिए, लोहे से संबंधित जो खाने हैं उसको देख लीजिए, जस्ता से रिलेटेड, सोना से रिलेटेड, तो और वो खाने किस राज्य में स्थित हैं। ठीक, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। विच प्रिंसिपल अप्लाइज
यहाँ पे देखिए K7 कह रहा है केंद्रीय असल सिद्धांत जो क्रिस्टालर वाला है। K7 पदानुक्रम का निर्धारण किस नियम के अनुसार होता है? तो इसमें देखिए K7 में आपका प्रशासन है। ठीक, एक महत्वपूर्ण बात और कि जो GIC मुख्य परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जो दूसरा चैनल है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, वनडे जंक्शन के नाम से है। ठीक, आप गूगल पे जो है या यूट्यूब पे जाके वनडे जंक्शन लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए वहाँ पे चल रहा है। तो जो आपका GIC का जैसे 50, 150, 250 वर्ड में लिखना है तो आराम से वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक, और वहाँ पे PCS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ रिमोट सेंसिंग वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर लोकेटेड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो सही है वो आपका थर्मल इंफ्रारेड होता है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है कि फॉल्स कलर कंपोजिट, तो फिलहाल आयोग का आंसर डी है। ठीक, तो आप लोग भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा और इसका एक जो भी डाउटेबल जो प्रश्न है, ठीक, जो भी संदेहजनक वाले प्रश्न हैं सबको जो है अलग से जिस पे आपको ऑब्जेक्शन करना उसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा। और आप लोग सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है सोर्स भेजिए और इस नंबर पे आप लोग भेजिए। ठीक, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सोर्स अवेलेबल हो पाएगा और ऑब्जेक्शन भी अधिकतर लोग कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइवेरिएट कोरिलेशन मेथड। तो इसमें यानी कि द्विचरीय सहसंबंध विधि कौन सी नहीं है? तो इसमें देखिए कार्ल पियर्सन की गुणांक विधि है, स्पीयरमैन की कोटि सहसंबंध है, न्यूनतम वर्ग विधि या अगणित सहसंबंध है। तो आंशिक सहसंबंध विधि जो है ये आपका पार्शियल कोरिलेशन जो है ये बाइवेरिएंट कोरिलेशन मेथड नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल टू शो द इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण में असमानता प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो वितरण में असमानता के लिए तो ये आपका यहाँ में देखिए सही उत्तर आपका लॉरेंज कर्व होता है, तो ये सही है आंसर। उसके बाद देखिए दिया है कि व्हेन वाज इंडियन सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थर्ड विच इज़ अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड, यानी जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थर्ड, इसका नाम EOS थर्ड, ये कब लॉन्च हुई है? तो ये आपका 12 अगस्त 2021 को हुई है। ठीक, यानी 12 अगस्त 2021 को ये लॉन्च हुई है। उसके बाद 41 नंबर देखिए इसमें दिया नीचे दिए गए कथन में आपका तो सुदूर संवेदन एक भौगोलिक तंत्र दोनों ही स्थानिक महत्व के तत्वों के विश्लेषण से संबंधित है, तो ये आपका राइट है। ठीक, दूसरा देखिए दिया सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना तंत्र स्थानिक आंकड़ों के महत्वपूर्ण सोर्स हैं, तो ये भी सही है, यानी ये एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसलिए विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए 42 में इसमें दिया है कि कार्टोग्राफी के निम्नलिखित विधियों में से किस में अंतर्वेशन का प्रयोग होता है, यानी इंटरपोलेशन किस में यूज होता है? तो इंटरपोलेशन आपका देखिए कोरोप्लेथ है, इसमें जो आपका आइसोप्लेथ है यानी कि समान रेखा विधि है इसमें इंटरपोलेशन यूज होता है। ठीक, यानी बी विकल्प सही है। अगला देखिए 43 में कि कौन सा एक संभाव्य प्रतिचयन हेतु प्रतिचयन तकनीक का सही क्रम है? ठीक, तो इसमें जो सही क्रम है आपका रैंडम है। किसके अंतर्गत? ये देखिए सैम्पलिंग टेक्निक अंडर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक, दो टाइप की सैम्पलिंग होती है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आपका रैंडम होता है, स्ट्रेटिफाइड है, सिस्टमेटिक है और क्लस्टर है। तो इसको हमने रिसर्च एप्टीट्यूड में आप लोगों को कराया भी है डिटेल, तो उसको आप वहाँ से देख पाएंगे। और ये आपका UGC में भी पूछा जाता है, फर्स्ट में भी पूछा जाएगा और ज्योग्राफी में भी प्रश्न वहाँ से आते हैं। अगला देखिए गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढाल प्रवणता तथा हिमानी के बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ता जाता है। ठीक, ये आपका सही है। अगला है बर्फ की गहराई और घाटियों के भित्तियों और तली के नीचे घर्षण से वेग कम हो जाता है, तो ये भी बात सही है, लेकिन ये एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसलिए विकल्प बी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। और ज़्यादा डिटेल के लिए देखिए जो पहले वीडियोस आपको बनाए गए थे या बताए गए थे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग किए ही थे। इसमें देखिए प्लेटों के बारे में, तो प्लेट आप निश्चित तौर पे देख लीजिएगा, किसी भी कमीशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या UGC के एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, प्लेटों से प्रश्न आते हैं। इसमें देखिए टेक्टोनिक प्लेट में नज़का प्लेट है, स्कॉसिया है, कोकोस है, जुआन डी फूका प्लेट है।
ठीक। तो नजका प्लेट आपका दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर, यहाँ पे देखिए ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया, यहाँ पे आपका नजका प्लेट है, यहाँ पे कोकोस है, ठीक। और नीचे आपका स्कोशिया, यहाँ पे जुआंडी फूका है। तो इस आधार पे आपका डी विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए नदी घाटियाँ जो प्रारंभिक अनुवर्ती प्रवाह की समान दिशा में प्रवाहित होती हैं परंतु आगे निचले स्थलाकृतिक स्तर पर नए आधार स्तरों के संदर्भ में विकसित होते हैं, ऐसी घाटियों को क्या कहा जाता है? इन्हें क्या बोलते हैं? रेसिक्वेंट या नोवानुवर्ती घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज कास्ड बाय अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग ऑफ रॉक्स। इसको देखिए हमने आपको बताया था फ्लैकिंग, जबकि इसका राइट आंसर है स्लैकिंग होगा, ठीक। क्या होगा? स्लैकिंग होगा। अगला देखिए 48 में इसमें दिया है कि अंतर्जात बलों के बारे में, और ये प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी इशू है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अंतर्जात बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आकस्मिक घटनाएं अंतर्जात बलों द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक। इंग्लिश पढ़िए कि एक्सट्रीम इवेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन आर काज्ड बाय डायस्ट्रॉफिक फोर्स, ठीक। इधर आपका डायस्ट्रॉफिक फोर्स बोल रहा है, यहाँ पे आपका अंतर्जात बल है। तो इनमें देखिए ये इसका जो है दोनों यहाँ पे अलग अलग इन्होंने दे रखा है, तो ये इंग्लिश को देख के दिए। हालांकि ये जो है आपका डिलीट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पे हिंदी वाले या हिंदी मीडियम के जो भी लोग होंगे उनके लिए काफ़ी इशू ये हुआ होगा। तो 48 का जो हमने आपको बताया था वो हिंदी के अकॉर्डिंग आपका ए विकल्प सही होगा, जबकि दूसरा वाला देखिए उत्संबलन और असंबलन यानी कि टेंशनल फोर्स कॉज अप वार्पिंग एंड डाउन वार्पिंग, तो ये इसके द्वारा तनाव बलों के द्वारा नहीं बल्कि संपीड़न बलों के द्वारा ये उत्पन्न होता है। तो इसलिए दूसरा वाला तो आपका रॉन्ग हो जाता है, ये सही है हिंदी में। इंग्लिश में आपका ये गलत है। तो इस आधार पे जो आपका यहाँ पे ना तो एक दिया है ना तो दो, तो आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक। तो विकल्प आपका यहाँ पे देखिए आयोग ने दिया है डी, जबकि हमने आपको ए बताया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं 48 का ए इसमें। उसके बाद देखिए 49 में आ जाए हम लोग। तो 49 में यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है कि एजेंट ऑफ इरोजन और लैंडफॉर्म, रिवर है, ग्लेशियर है, विंड है और सी वेव्स है, ठीक। तो इसमें अपरदन के कारक और स्थलाकृति, इसमें देखिए पवन जो है ये वात छिद्र से संबंधित नहीं है, जबकि नदी अवनोन कुंड है, हिमनद टार्न है, समुद्री लहरें स्टैग हैं। उसके बाद देखिए 50 नंबर पे आते हैं। 50 में इसमें देखिए डेल्टा के प्रकार दिया है। तो इसमें डेल्टा का जो प्रकार चापाकार डेल्टा आप जानते हैं नील नदी वाला हो गया, और ज्वारनदमुख जो है ए का यहाँ पे आपका 4 हो गया। ज्वारनदमुख जो डेल्टा हो जाएगी आपका यहाँ पे मैकेंजी है। पंजाकार, तो पंजाकार मिसिसिपी मिसौरी जानते हैं आप। परित्यक्त डेल्टा येलो नदी, पीली नदी जो आपका, तो ये प्रत्यक्त डेल्टा का उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो इसमें विकल्प ये आपका राइट है, यही ऑफिशियल आंसर भी था। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि नेम दिया है और कोपेन के क्लाइमेट के वर्गीकरण के बारे में दिया है कि कोपेन के जलवायु उप प्रकारों के बारे में। तो नाम दिया BWH दिया है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु को प्रदर्शित करता है। यहीं BSH की बात करें तो ये आपका स्टेपी है। यस से ये समझिए कि SH दिया है तो स्टेपी होगा, ठीक। W के है तो ये मध्य अक्षांशी होता है, तो मध्य अक्षांशी W यानी विंटर यानी शीत ऋतु वाला ये होगा, तो मध्य अक्षांशी शीत रेगिस्तानी जलवायु हो गया। BS के ये आपका मध्य अक्षांशी स्टेपी जलवायु। H वाला क्या होता है कि ये उष्णकटिबंधीय होता है। के जो होता है ये आपका मध्य अक्षांशी। इस आधार पे आपका ये विकल्प यहाँ पे सही होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे विंड के बारे में दिया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जोंडा अर्जेंटीना में राइट है, लेवेंटर दक्षिणी स्पेन है, यामो जापान है। 20 आपका न्यूजीलैंड नहीं है, ठीक। कैंटरबरी वगैरह यहाँ पे चलती हैं। अगला है मानसून की उत्पत्ति में तिब्बत के उच्च पठार के तापीय प्रभाव को निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण माना था? तो ये कोटेश्वरम और फ्लोन महोदय थे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस प्रकार की वर्षा यूरोप और उत्तरी अमेरिका में ज़्यादातर सर्दियों में होती है? ये देखिए हमने आपको बताया भी था, सविन सर की किताब में भी आपको ये मिल गया जाएगा, ठीक। ये चक्रवाती वर्षा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, यही आयोग ने भी माना था।
अगला है कि वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किसमें न्यूनतम तापमान पाया जाता है, तो ये आपका यहाँ पे राइट है, मेसोपॉज। और अगला यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है 56 में, ये चक्रवातों से रिलेटेड दिया है कि टाइफून, बिलीबिली, वैगियो, टाइफू। ठीक, तो इसमें आपका देखिए टाइफून जो है चीन हो गया, बिलीबिली आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, वैगियो आपका कहाँ पे है, ये आपका फिलीपींस हो गया, टाइफू आपका जापान हो गया, यानी विकल्प सी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं 57। इसमें देखिए धाराओं के बारे में दिया है, हमने आपको इसमें लेब्राडोर बता दिया था भूल बस। तो यहाँ पे देखिए दिया कौन सा सुमेलित नहीं, कनारी आपका उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट है, बेंगुइला, लेब्राडोर देखिए आपका ये एक हद तक सही यहाँ पे है, फाकलैंड भी, जबकि ये बेंगुइला ये आपका दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट जो दिया है, इसका पूर्वी तट नहीं बल्कि यहाँ पे पश्चिमी तट है, तो बी विकल्प यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला है प्रवाल के बारे में दिया गया है। ठीक, यहाँ पे इन्होंने दिया है कि प्रवाल के बारे में कि प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों और समुद्रों में पाए जाते हैं, जहाँ औसत वार्षिक तापमान 20 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 21 के बीच रहता है। ठीक, तो ये आपका सही है। इसमें दिया है कि लवणता जो है 30 से 34 के बीच की समुद्री लवणता वाले प्रवाल क्षेत्रों में वृद्धि और विकास के लिए आदर्श है, तो ये आदर्श स्थिति नहीं है। फिलहाल कई लोगों के ये भी मैसेज आए हैं कि जैसे जो माजिद हुसैन या डी एस लाल सर की किताब है उसमें ये सही दिया गया है कि आदर्श दशा है, जबकि सबीन सर में ये नहीं दिया गया है। तो यदि आप लगाना चाहें तो इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सबीन सर में ये जो है गलत है, ये आपका सही है। ठीक, तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिकल फीचर कवर लार्जेस्ट एरिया ऑफ ओशंस, तो कौन सा जो स्थलाकृति महासागरों के सबसे अधिक क्षेत्र में फैली है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, स्लोप है, बेसिन है, रिज है। ठीक, तो कौन सा इसमें है, तो ये आपका जो है ओशन बेसिन जो है, महासागरीय द्रोणी जो है, ये इसके अंतर्गत शामिल की जाएगी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करेंट, तो कौन सा इसमें कोल्ड ओशन करेंट है, तो इसमें देखिए ठंडी समुद्री जलधारा एंटिलीज है, अलास्का है, उल्हास है, ओयासियो है। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ओयासियो। उसके बाद देखिए अगला है, तो यहाँ पे देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ऊर्ज जैविक में लाल मिट्टी यहाँ पे जैविक दिया है, टेक्टाइट, ब्रह्मांडिक, कीचड़ आपका ज्वालामुखी। ठीक, तो इसमें जो आयोग ने आंसर दिया, आयोग ने डी दिया है, जबकि यहाँ पे लाल मिट्टी भी जो है ये जैविक नहीं बल्कि क्या है, अजैविक है। ठीक, तो इसको भी आप लोग डी एस लाल या सबीन सर की किताब में देखिए, वहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, तो नीचे दिए गए कथन जिसमें अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक, इसमें कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में महासागर दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक औसत तापमान दर्ज करते हैं, तो ये बात सही है। कारण क्या दे रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान में भिन्नता दोनों गोलार्धों में भूमि और महासागर के वितरण में असमानता के कारण है, तो ये भी बात सही है और यही इसका कारण भी है। ठीक, तो इस आधार पर आपका विकल्प ये सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें दे रखा है कि आपको मैच कराना है कि कौन सा सही से सुमेलित नहीं है, तो टोंगा खाई दक्षिणी प्रशांत राइट है, प्यूर्टो रिको उत्तरी अटलांटिक सही है, सुंडा खाई हिंद महासागर सही है, मैरियाना खाई दक्षिणी प्रशांत नहीं बल्कि उत्तरी प्रशांत है। ठीक, अगला है, इसमें आपको ये बताना है कि जेट स्ट्रीम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक, दिया है कि गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति सर्दी के मौसम की गति से दोगुना हो जाती है, और दिया है दूसरा गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम होता है। ठीक, तो इसमें देखिए जो आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा कि गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति सर्दी के मौसम की गति की से दोगुना हो जाती है। तो ये आपका गर्मी के मौसम में जेट स्ट्रीम की गति सर्दी के मौसम की गति से दोगुना, तो सर्दी में जो मौसम की गति उसकी दोगुना नहीं बल्कि आधा होती है, बल्कि सर्दी में जेट स्ट्रीम की स्पीड अधिक हो जाती है। ठीक, तो इस आधार पे ये आपका पहला तो गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। ये आपका डायरेक्ट जो स्टेटमेंट है, ये आप सबीन सर की किताब में जेट स्ट्रीम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट ही मिल जाएगी, यही लाइन ही आपको वहाँ पे लिखी जाएगी,
बस इसकी जगह गर्मी की जगह यहाँ सर्दी हो जाएगी और सर्दी की जगह गर्मी हो जाएगी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट बिलोंग टू द लॉजिकल पॉजिटिविज्म, यानी कि कौन सा जो है तार्किक प्रत्यक्षवाद से संबंधित नहीं है। कार्य कारण का सिद्धांत, संरचनात्मक सिद्धांत, प्रकार्यवाद और बिहेवियरलिज्म। तो इसमें कौन सा बिहेवियरिज्म जो है ये आपका लॉजिकल पॉजिटिविज्म से रिलेटेड नहीं है। अगला है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज द प्रोपाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में जो पैराडाइम कॉन्सेप्ट दिया था उसके प्रतिपादक कौन है, तो ये टी.एस. कोहेन है, राइट है ये। अगला है किसने जो है ये उत्तर आधुनिकतावाद के विकास में योगदान दिया, तो सूजा है, राइट है। अगला है कि इस सूची में आपको सुमेलित करना है, तो ये आसान है, अडकुंडे, रिटर, ठीक। उसके बाद जोग्राफिया जनरलिस ये वारेनियस हो गए, और उसके बाद आपका एंथ्रोपोजोग्राफी रेडजेल हो गए, कॉस्मॉस हम्बोल्ट हो गए, ए विकल्प आपका सही हो गया। अगला है 1969 में पत्रिकाओं में किसके प्रकाशन के साथ भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक मानवता परक भूगोल हो गया, यानी कि ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी जो है किसकी वजह से हो गया, तो ये आपका एंटीपोड जो पत्रिका है उसकी वजह से हुआ। अगला है द फेमस इस एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी अ मेथोडोलॉजिकल एग्जामिनेशन वाज रिटन बाय। ऑप्शन है आपके पास, सेफर हैं, पीटरसन है और ग्रेगरी हैं, गुलके हैं, ठीक। तो एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी ये कौन दिया है, किसने दिया है, ये आपका सेफर ने दिया था, ठीक। उसके बाद देखिए 71 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, हु एमंग द फॉलोइंग ज्योग्राफर वाज नॉट प्रोपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो कौन से भूगोलवेत्ता जिन्होंने पर्यावरण निश्चयवाद का समर्थक नहीं रहा है, डेविस है, हटिंगटन है, सैम्पुल यानी निश्चयवाद के, तो ब्रुन्स जो ये संभववादी हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 72 में कौन विद्वान जो है नगर विकास की 7 अवस्थाओं को प्रस्तुत किया था, तो इसमें देखिए मम्फोर्ड ने 6 तो ग्रिफिथ टेलर ने 7 अवस्थाओं पे में प्रदर्शित किया था नगरों को। उसके बाद देखिए व्हेन वाज द स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया, तो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2015 में हुई थी। हु डेवलप्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एज वे ऑफ लाइफ, इसमें देखिए ऑफिशियल आंसर की से ये सॉल्व भी कर दिया गया है। तो जीवन शैली के रूप में नगरीकरण की अवधारणा किसने विकसित की, इसमें देखिए हमने आपको जो बताया था ये लुई फिशर बताया था, जबकि इसमें राइट आंसर आपका होगा लुइस विर्थ, ठीक, ये सही भी है। उसके बाद देखिए अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस एस्टीमेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2015 to 20 वाज द हाईएस्ट। इसमें देखिए हमने जो आपको बताया था कि बहरीन का यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है सारा डिटेल, कौन क्या है कैसे है, ठीक। तो इसमें जो बहरीन है इसका 4.26 था, और ये 2015 से 20 जब आप विकीपीडिया देखेंगे उसमें विकीपीडिया में अलग अलग पूरा मेंशन है। 2010 से 15 भी मेंशन है, ठीक। जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है ड्यूरिंग 2010 से 15, 15 से 20 सारा चीज़ उसमें अच्छे से ऐसे जो है कॉलम बना के दर्ज किया गया है। अगला लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये रेली का है, आप सभी जान रहे हैं। अगला देखिए कॉन्सेप्ट और प्रोपाउंडर कौन है, ठीक। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या दिया है, नगर प्रदेश, अमलैंड है, अमलैंड का आंध्र एलेक्स है, नगर प्रदेश का डिकिंसन हो गए, पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड, तो ये आपके ग्रीन है, और नगरीय क्षेत्र का आप जान ही रहे हैं, तो यानी 1, 2, 3 और 4 बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए एट ड्राई पॉइंट सेटलमेंट इज़ अ ह्यूमन सेटलमेंट लोकेटेड ऑन साइड विच इज, तो इसमें देखिए हमने जो आपको बताया था कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बाढ़ उन्मुख ना हो, तो ये आपका राइट आंसर हमने बताया भी था और यही आयोग के द्वारा भी माना गया है। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वाज नॉट यूज्ड बाय डी विटलसी 1936 टू डेलिमिनेट एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें देखिए विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन में डी विटलसी द्वारा निम्नलिखित कारकों में से किसका प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसमें देखिए भूस्वामित्व एवं भूधृति फसलों और पशुओं का सहसंबंध, तो इसमें देखिए भूस्वामित्व एवं भूधृति यानी कि लैंड टीनर और लैंड ओनरशिप, ये इसमें शामिल नहीं किया गया था। 5 आधारों पे इन्होंने 13 वर्गीकरण किए थे विश्व कृषि के, ठीक।
और यहीं पे हर्बर्टसन ने 11। उसके बाद देखिए अगला है कि 80 नंबर का क्वेश्चन है ये, गहन निर्वाह कृषि, तो ये आपका बांग्लादेश हो गया। उसके बाद वाणिज्यिक बागानी कृषि हो गया, ये आपका आइवरी कोस्ट इसमें दे रखा है। वाणिज्यिक डेयरी कृषि आपका ये अर्जेंटीना है। ठीक, तो आयोग के द्वारा जो माना गया है ये डी विकल्प आपका यहाँ पे सही माना गया है। ठीक, उसके बाद देखिए इसको भी आप लोग देख सकते हैं, एक बार चेक कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्तर पर कृषि का प्रकार्यात्मक वर्गीकरण 1972 में प्रस्तुत किया? तो ये कोस्टोविकी हैं, तो ये भी आपका सही उत्तर है, जे कोस्टोविकी। अगला है 1967 में किसने जो है 4 कैटेगरी उत्तर प्रदेश में कृषि क्षमता को 4 भागों में अभिनिर्धारण किसने किया 1967 में? तो एस.एस. भाटिया यहाँ पे राइट आंसर है। हमने आपका सफ़ी और भाटिया में दोनों में बताया था कि इन दोनों में कन्फ्यूजन है, क्योंकि सफ़ी जो है अवध क्षेत्र में पहली बार 1962 में आई थिंक इन्होंने यहाँ का रिसर्च पेपर जो है पब्लिश किया था और वो कृषि क्षमता से रिलेटेड ही था, जबकि यहाँ पे 1967 की बात किया है कि कृषि क्षमता को 4 भागों में बांटा है। तो एस.एस. भाटिया का इस पे रिसर्च पेपर है। ठीक, इसमें सी विकल्प आपका सही है। अगला है, तेल क्षेत्र दिया है और कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये बता रहा ग्रोजनी रूस है, सही है। मीना अल अहमदी कुवैत है, सही है। अल गावर इराक का नहीं बल्कि सऊदी अरब का है, तो इसलिए यही आपका मैच नहीं है, सी विकल्प। 84 में देखिए इसमें दिया है, अल्फ्रेड वेबर के उद्योगों के स्थानीय अवस्थीकरण के सिद्धांत में से कौन सा संबंधित नहीं है? स्थानीयकरण, भार, त्रिकोण एकत्रीकरण, पूरक क्षेत्र। ठीक, तो इसमें पूरक क्षेत्र ये आपका संबंधित नहीं है। अगला देखिए, जेसी वीवर ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के फसल संयोजन को मापने के लिए सबसे पहले, यहाँ पे देखिए सांख्यिकी विधियों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले सांख्यिकी तकनीकी का प्रयोग किया, तो जेसी वीवर ने ये आपका मध्य पश्चिम यूएसए में पहली बार उपयोग किया था। सी विकल्प यहाँ पे 2 आपका दे रहा है। ठीक है, ये हमने बताया भी था आप लोगों को। उसके बाद देखिए दिया है कि एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हु फर्स्ट पुट फोर्थ द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू मॉडल, यानी कि यहाँ पे देखिए ग्लोबल स्ट्रेटेजिक व्यू मॉडल जो है ये किसने पहली बार प्रस्तुत किया था? विकल्प में आपका ए.टी. मोहन है, कुहन है, देखिए हमने आपको एस.बी. कुहन बताया है, आयोग ने मोहन माना है। तो यहाँ पे देखिए कुहन जो है आर.सी. तिवारी सर की किताब में आप देखेंगे, हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं मिल रहा है कहीं, आपको यदि मिले तो आप इसको जो है कमेंट करिएगा या आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अगला है कि हाउ मेनी कल्चरल इल्म, ये तो आप जान ही रहे हैं, इसको कई बार कराया भी गया, टेस्ट में भी आपको ये कराया गया था। 11 और 50 जो है ये थॉमस और स्पेंसर ने विश्व में प्रथम और द्वितीय क्रम के सांस्कृतिक प्रखंडों को प्रस्तुत किया है। ठीक, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन इन ह्यूमन यानी एसडीआई 2021 में जो है भारत की जो रैंक है वो कितनी रही है? तो एसडीआई में भारत की रैंक 131वां रही थी। ठीक, इसी पे जो है आपका देखिए पीजीटी में भी विवाद था, उसमें भी उत्तर यही माना गया था। तो शक्ति संरचना, पर्यावरण और आर्थिक असमानताओं के बीच संबंध को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या बोलते हैं? राजनीतिक पारिस्थितिकी बोला जाता है। अगला है, रेस इज़ अ वैलिड बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ ग्रुप यूनाइटेड बाई हेरिडिटी, अ ब्रीड और जेनेटिक स्ट्रेंथ और सब स्पेसीज, यानी कि प्रजाति एक मान्य जैविक संकल्पना है। यह आनुवांशिकता, नस्ल, जननिक लक्षण और उपजाति द्वारा संगठित एक समूह है। यह मान्य सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा नहीं है। ये कथन किसने कहा है? तो ये क्रोबर का कथन है, तो ये आपका सही भी है। ठीक, हमने आई थिंक बताया था आप लोगों को, टेलर या क्रोबर ही बताया है, शायद टेलर बताया था। ठीक, लेकिन है एग्जैक्ट जो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्रोबर का है। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग अरब स्कॉलर मेड करेक्शन टू द टॉलमीज बुक, तो टॉलमी की किताब में किसने करेक्शन किया है? तो यहाँ पे देखिए अल-इदरशी हैं। उसके बाद, हु डिलिनेटेड प्लानिंग रीजन इन इंडिया विद हेल्प ऑफ क्वान्टिटेटिव मैप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे देखिए दे रहा है कि किसने जो महत्वपूर्ण संसाधनों के मात्रात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से भारत के नियोजन प्रदेशों का सीमांकन किया। तो ये हैं एल एस भट्ट और BLS प्रकाश राव। ठीक,
तो ये हमने आपको बताया भी था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नोडल रीजन। तो नोडल केंद्रीय प्रदेश का उदाहरण क्या है, तो ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, सही है। ठीक, उसके बाद देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजन एज ट्रिनिटी ऑफ प्लेस, फॉक एंड वर्क वाज प्रोपेगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स। तो यानी कि स्थान, लोक एवं कार्य, ये त्रिकुट है या त्रिघट हैं, इसके रूप में प्रदेश की संकल्पना को किसने जो है प्रचारित किया, तो ये पैट्रिक एडीज हैं, तो ये राइट आंसर है। ठीक, लिपले भी हैं, लेकिन उनका इससे थोड़ा सा अलग है। अब क्या अलग है वो आप लोग बताएंगे। अगला देखिए, हाउ मेनी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रीजनल प्लानिंग हैव बीन मेंशन्ड बाय आर.सी. चांदना, हिज बुक रीजनल प्लानिंग 2002। तो आर.सी. चांदना की किताब रीजनल प्लानिंग 2002 में जो प्रकाशित हुई है, उसमें उन्होंने प्रादेशिक नियोजन को कितने आधारभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया है। ठीक, तो इसमें इन्होंने 7 किया है, और ये कन्फ्यूजन वाला था, हमने आपको तभी बताया था। ठीक, अगला देखिए 96 वाला जो है, इसमें दिया है कि सूची 1 और 2 दिया है, और इसमें अलग अलग संकल्पना और विद्वान दे रखे हैं। आदिवासी पदानुक्रम संकल्पना क्रिस्टालर की है, ये आप जानते हैं। क्षेत्रीय विश्लेषण इजार्ड की है। विकास ध्रुव सिद्धांत ये आपका पेराक्स का है। आर्थिक वृद्धि की रोस्टो आप जान ही रहे हैं। ठीक, यानी डी विकल्प राइट हो गया। अगला है, दिया एक प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 पर बने एक मानचित्र को 2 गुना बड़ा किया गया है, तो विस्तारित जो मानचित्र है उसका मापक क्या होगा। जब देखिए, जब कहे कि 2 गुना बड़ा किया गया है, तब इसमें 2 से भाग दे दीजिए। जब कहे 2 गुना छोटा किया गया है या इसका आधा किया गया है, तब इसमें 2 का गुणा कर दिया जाता है। ठीक, तो 1:25,000 हो जाए, 1:25,000। उसके बाद देखिए, दिया है कि प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्रों में गतिविधियों के व्यवस्थापक में सामाजिक उद्देश्यों को तैयार करने एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रियाओं के रूप में किसने परिभाषित किया। ये देखिए, हमने आपको बताया था A.R. कुलिंस्की, जबकि सही उत्तर आपका यहाँ पे जॉन फ्रीडमैन है, और ये आपका रिपीटेड भी है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। किर्गिज मध्य एशिया में सही है। बुस्मा है सूडान नहीं, कालाहारी है। मसाई पूर्वी अफ्रीका का समाना सही है। पिग्मी कांगो बेसिन तो सही नहीं जो है, ये आपका बुस्मैन है। अगला देखिए, और ये लास्ट है। ठीक, झीलों के बारे में यहाँ से पूछा गया आपसे मैच कराने के लिए। तो साला जो झील है, तो साला झील आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और चंदुबी जो झील है ये आपका असम में है। तो इस आधार पे आपका ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। उमियम आपका मेघालय में है। भृगु जो हो जाएगा हिमाचल हो जाएगा। ठीक, तो ये टोटल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें जिन भी प्रश्नों पे हमने बताया कि ये डाउट है, उस पर आपको जो भी सोर्स मिले आप भेज सकते हैं। ठीक, और यदि किसी अन्य प्रश्नों पे भी आपको डाउट हो, आपको लग रहा है कि नहीं ये डाउट है, तो उसको सोर्स आप खोज के, ठीक, जब आपको सोर्स मिले तभी आप उसको जो है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, तो वहाँ हम लोग जो है इसको देख लिया जाएगा, उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।